नमस्कार दोस्तों हमारे समाज में आज भी बहुत सी परंपराएं जो है हमारी श्रमण संस्कृति से ली गई हैं और वो आज भी जिंदा हैं दोस्तों, जिनका के ब्राह्मणी धर्म के धर्मशास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। मैं आपको इसी के संबंध में ये बताऊंगा कि देखिए हमारी लोक परंपराएं कितनी जीवंत थीं और आज भी हैं। विवाह आदि के संबंध में जो हमारी परंपराएं प्राचीन काल में श्रमण संस्कृति यानी बौद्ध धर्म के समय में थी, वो आज भी ग्रामीण अंचल में जीवित हैं दोस्तों। शहरी अंचल में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। इस तरह की परंपराएं अब विलुप्त प्राय हैं। पहले जो हमारे यहाँ विवाह शादी होते थे उनमें एक अलग ही अपना आनंद होता था और वो कई दिनों का जो है, और सारे जितने भी दूर दराज के भी नातेदार रिश्तेदार आदि होते थे, सारे कुटुंबजन होते थे, वो शरीक होते थे और एक बड़ा खुशी का माहौल होता था। और आज जैसा कि आप देखते हैं कि इस भागम भाग की ज़िंदगी में और इस बदलते परिवेश में हमारे शहरों में आज शादियां जो है कुल 4 घंटे की होकर सिमट गई हैं। तो दोस्तों आज मैं यही रखता हूं कि कुछ परंपराएं जो हमारी लोक परंपराएं हैं वो आज भी जीवित हैं दोस्तों ग्रामीण अंचल में, और उनमें अपना जो एक विशेष महत्व है हर उस परंपरा का दोस्तों। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ विवाह शादी होते हैं, ये बड़ी रोचक जानकारी है, मैं आपको देता हूं और आप में से बहुत से लोगों ने ये परंपराएं जो आज भी देखते होंगे और देखी होंगी दोस्तों। तो उनमें देखिए अलग ही रस्म रिवाज होती थी और उनका अपना एक महत्व होता था। तो देखिए हमारे यहाँ जो विवाह की शुरुआत होती थी या होती है आज भी, तो वो क्या है, चाक नौतने से होती है। चाक पूजा की जाती है उसमें, और इसमें क्या होता है कि इस दिन कुटुंब परिवार की यहाँ से शुरुआत होती है चाक पूजने से। आपने देखा होगा जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, मित्र हैं, वो सब जानते होंगे और देखते होंगे कि आज भी कहीं न कहीं देहाती अंचल में ये प्रथाएं मौजूद हैं, लेकिन आज बदलते परिवेश में ये सारी परंपराएं जो है लुप्त प्राय हो रही हैं शहरों में। तो दोस्तों देखिए वविवाह की शुरुआत होती है चाक पूजने से, और यह प्रथा परंपरा ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। इस दिन कुटुंब परिवार की महिलाएं सज धज कर मंगल गीत गाते हुए कुम्हार के घर जाती हैं और ढोली उनके आगे ढोल बजाता चलता है। ढोल हर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में बजता है। वहां पर चाक की पूजा की जाती है। चाक शब्द संस्कृत शब्द के चक्र का मूल है। वहां पर चाक की पूजा करते हैं, यानी चक्र मीन्स चाक। चाक शब्द संस्कृत शब्द चक्र का मूल है। चाक को संस्कृत में चक्र बनाया गया है। चक्र या चाक का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। चक्र अर्थात पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता को गति प्रदान की। चक्र यानी पहिया। तो पहले जब लकड़ी के पहिए बने तो देखिए उनसे कितनी क्रांति हुई कि रथ बने, घोड़ा गाड़ियां बनी और उनसे युद्ध भी होते थे। तो पहिए का जैसे ही आविष्कार हुआ इसका चक्र का, तो देखिए उससे हमारी जो है जीवन में कितनी क्रांति हुई। और हमारे जो आविष्कार, इस पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता को गति प्रदान की। बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है और बौद्ध धर्म में चक्र को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। सम्राट अशोक के शिला स्तंभों पर उकेरा गया यह चक्र आज भारत के राष्ट्र चिन्ह का अनिवार्य अंग है। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के लिए धम्म चक्र प्रवर्तन शब्द का प्रयोग होता है। चाक न्योतने की क्रिया उस ऐतिहासिक तथ्य को याद बनाए रखने की क्रिया का एक अंग है कि चाक न्योतने वाले लोग कभी बौद्ध थे। चाक नोतने वाले लोग कभी बौद्ध थे, इसलिए चाक यानी चक्र की पूजा करते थे और आज भी करते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई प्रथाएं हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करती हैं। इतिहास के स्रोतों के रूप में कुम्हारों के बनाए बर्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों की काल निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आरंभ में मिट्टी की मोहरें भी बनाई जाती थी। विवाह का आरंभ किसी अवतार या देवी देवता की पूजा, यज्ञ, कर्मकांड आदि से नहीं होकर चाक की पूजा से शुरू होना बहुत अर्थ रखता है। किसी पुरोहित के पास न जाकर शिल्पी के घर जाना और चाक की पूजा करना यज्ञ और कर्मकांड को नकारने का उपक्रम है। वह मापदंड भी है जो वैदिक और अवैदिक को पृथक करता है। विवाह का अगला कदम होता है बहन बेटियों को लाने का। देखिए दोस्तों जो आज भी ग्रामीण अंचल में रहते हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कितना आनंद आता था विवाह शादियों की तैयारियों का। एक त्योहार की तरह ही
आनंद होता था। बहुत पहले से, महीने 15 दिन पहले से जो है इसकी तैयारियां होती थी। और इसी क्रम में क्या होता था कि जो हमारी बहन बेटियां होती थी उनको बुलाया जाता था। कुटुंब की जितनी भी बहन बेटियां होती हैं उनको बुलाने के लिए कुटुंब के लोग उनके ससुराल जाते हैं और उन्हें निमंत्रित करके ससम्मान लाते हैं। उनको स्थानीय बोली में नूतानीय अर्थात निमंत्रित महिलाएं कहा जाता है। विवाह समारोह में महिलाओं का कितना महत्व होता है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। सप्तपदी के 15-20 दिन पहले सारे कुटुंब की बहन बेटियां विवाह के घर लाई जाती हैं। यानी 7 फेरे पड़ने से 15 दिन पूर्व, 20 दिन पूर्व बहन बेटियों को घर ले आया जाता है। आज भी ये ग्रामीण अंचल में है दोस्तों, और प्राचीन काल से चली आ रही है, ये बुद्ध के समय से। पीहर यानी पितृगृह से बहन बेटियों का यूँ तो अटूट संबंध बना रहता है। कुटुंब रूपी यह गणतंत्र, ये हमारा कुटुंब रूपी गणतंत्र सारे रस्मों रिवाज को पूरा करता है। यहाँ महत्व धन का नहीं, संबंधों का है। यहाँ दहेज का ज़्यादा चक्कर नहीं रहता कि कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और इतनी तामझाम चाहिए कि करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं 4 घंटे के अंदर, और 4 घंटे में सारी संपन्न हो जाता है विवाह शादी। वहाँ जो है महत्व धन का नहीं, संबंधों का है। वर वधू के घरों पर इस प्रकार जन का जमावड़ा होता है। विवाह के घर में महीने 15 दिन तक उत्सव का सा माहौल रहता। यह थी लोक संस्कृति। ऐसे अवसरों पर बहन बेटियां चाहे वे किसी भी उम्र की क्यों न हो, अपने पितृगृह में अपने बचपन को, अपने कैश्वर्य को, अपने यौवन को एक बार फिर से निश्चिंत और निर्द्वंद होकर जीती हैं। बड़ा आनंद आता है। ऐसे समझती हैं कि हम अपने बचपन में आ गए। जब पीहर में लड़कियां आती हैं तो चाहे वो कितनी ही वृद्ध हो जाएं, लेकिन उनको अपनी कुमार अवस्था का, किशोर अवस्था का और अपने बचपन की याद आ जाती है, ताज़ा ही हो जाती हैं। उनकी जो मधुर यादें होती हैं बचपन की, उनके लिए उन्मुक्त वातावरण होता है अपना मायका। वे हंसती हैं, गाती हैं, हंसी ठिठोली करती हैं और बाबुल का आंगन उनके कलरव से गूंज उठता है। घर उनकी हंसी से, हास विलास से महक उठता है। वे सब मिलकर अपने पितृगृह को विवाह का घर बनाती हैं, उसे लीपती हैं, पोतती हैं, गेहूं बीनती हैं, दालें साफ करती हैं, शाम सवेरे गीतों से वातावरण में विवाह की खुशियां घोल देती हैं। बरिया वधू को हल्दी लगाती, हल्दी के गीत अलग होते, विवाह के गीत अलग होते। इस लोक के हाथ में कलमें नहीं होती थी, को अक्षर ज्ञान नहीं होता। इस लोक का कोई छंद विधान नहीं होता, कोई काव्य विधान नहीं होता। इन सब के बावजूद गीत रचे जाते, गीत गाए जाते, प्रहसन और नाटक जन्म लेते, खेले जाते थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सब की रचनाकार, इनकी विधाता होती थी स्त्रियां। शास्त्र उनसे नियंत्रित होने वाली स्त्रियों के सारे मानवीय हक छीन लेते हैं। उनका सहारा लेकर शास्त्रों के व्याख्याकार उनके जीवन का सारा रस निचोड़ लेते हैं और वे चुसे हुए ईख की तरह बेजान होती हैं। किंतु लोक में ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ जो परंपराएं हैं ये लोक के कारण जीवित हैं, लोकों के कारण जीवित हैं लोक में। अन्यथा ये शास्त्रों में और उनसे जो नियंत्रित होने वाली परंपराएं हैं उनमें स्त्रियों का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। शास्त्रों ने तो स्त्रियों के सारे हक छीन लिए, उनको शिक्षा तक से वंचित कर दिया। लेकिन यहाँ जो लोक परंपराएं हैं जो प्राचीन काल से आज भी विद्यमान है, उनमें देखिए कितना रस और आनंद आता था। अब आपने देखा है कि किस तरह से विवाह शादियां हो रही हैं आजकल की, खाना पीना किस तरह होता है और किस तरह से जो है वेशभूषा और सब आप देखते हैं दोस्तों। लेकिन पूर्व में विवाह धन का बेशर्म प्रदर्शन नहीं होकर एक कुटुंब का उल्लासपूर्ण अनुष्ठान होता था। कुटुंब के पुरुष के लोग बैलगाड़ियां लेकर जंगल में जाते थे और सूखी लकड़ियां भर के लाते थे जो रसोई बनाने में काम आती थी। इसका मतलब नहीं है कि आज फिर से हम बैलगाड़ियों में जाएं या लकड़ियां काट के लाएं, लेकिन वो देखिए कि कितना उत्साह होता था, कितनी मेहनत भी करते थे, कितना आनंद होता था उनके अंदर।
कितनी उमंग होती थी, कितना जोश होता था कि बैलगाड़ियों से लकड़ियां काट काट करके लाते थे और रसोई बनाने में जो काम आती थी। और आज भी ग्रामीण अंचल में ये चीज़ें होती हैं। वे आटा पिसवाते थे, खाना बनाने के लिए भट्टियां खोदते थे, चुनते थे। एक सामूहिक अध्यवसाय होता था विवाह, सामूहिक रूप से सब मिलजुल करके करते थे। विवाह बर का हो रहा हो या कन्या का, पूजा आदि के सारे उपक्रम महिलाओं के हाथ में होते हैं। भूमि पूजन, जिसे स्थानीय बोली में रोड़ी न्योतना कहते हैं, भूमि पूजन महिलाएं करवाती थीं। लोग का व्यवसाय कृषि है। कृषि में रोड़ी अर्थात खाद का बड़ा महत्व होता है। इसका संज्ञान करने के लिए रोड़ी पूजी जाती है। और विवाह के बाद भी रत जगे, भैरू पूर्वज के धोख लगाने, कंगन डोरे बांधने खोलने आदि सब रीति रिवाजों का सारा संचालन केवल महिलाएं करती हैं। आधे से ज़्यादा शादी का 3/4 मैनेजमेंट स्त्रियों के हाथ में होता है इस लोक परंपरा में। पुरुष वर्ग की न तो इनमें कोई भूमिका होती है और न ज़्यादा दखल। ये रीति रिवाज इस बात की साक्षी देते हैं कि अवर्ण वैदिक समाज में कभी मात्र सत्तात्मकता रही। ये अवर्ण, जिसे अनार्य समाज कहा गया, जिसे आदिवासी मूल निवासी समाज जाना जाता है, उनमें जो है देखिए मात्र सत्तात्मक रहा वो पक्ष जो है। यहाँ हमेशा मात्र अपनी माताओं की प्रधानता रही, यानी स्त्रियों की प्रधानता रही। उसी के स्मृति चिन्ह है ये रीति रिवाज। लोक में विवाह का अर्थ 7 फेरे मात्र नहीं होता। यहाँ जो है लोक में, समाज में, जो ग्रामीण अंचल है आज भी, वहाँ केवल 7 फेरे मात्र नहीं होता विवाह का मतलब। विवाह का उपक्रम तो उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वर और कन्या के हल्दी चढ़ाना शुरू हो जाता है। हल्दी चढ़ने के बाद विवाह होना अनिवार्य है। इसी के लिए महीने भर पहले कन्या पक्ष की ओर से लगन लिखवा कर भेज देते हैं। 10 दिन, 15 दिन पहले, 7 दिन पहले, 1 महीने पहले लिखवा करके लगन भेजी जाती है कन्या पक्ष की ओर से, ताकि बाद में कोई विवाद न हो। निश्चित हो जाती है तिथि और दिन। विवाह पूरी तरह से सामूहिकता का अनुष्ठान होता है। कन्या जिस वेश को पहनकर विवाह के मंडप में 7 फेरे लेती है वह मामा के यहाँ से आता है। इस प्रथा में इतिहास है मात्र सत्तात्मकता का। दक्षिण भारत में नायरों में भांजों को मामा की गोत्र व संपत्ति मिलती है, पिता की नहीं। वहाँ मात्र सत्तात्मकता है। प्रचलित मंडप शब्द, जिसे आज हम मंडप कहते हैं, मंडप गाड़ा जाता है, मंडप शब्द तमिल भाषा का है। और पांडाल भी ये तमिल से आए हैं, तमिल भाषा से। यहाँ सारा भारत एक हो जाता है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, इन लोक परंपराओं के कारण। मामा के घर से वस्त्र नहीं आता तो विवाह नहीं हो सकता। जो दुल्हन फेरे लेती है वो मामा के यहाँ से आते हैं कपड़े। इस वस्त्र का भी नाम है कोरबरिया। कोरबरिया बनाने के लिए साड़ी के किनारों पर सिंगाड़ों के आकार में हल्दी लगाई जाती है। वस्त्रों को इस प्रकार हल्दी लगाना शुभ माना जाता है। तमिलनाडु में आज भी यह प्रथा हर वस्त्र के साथ प्रचलित है। विवाह में इस प्रथा की ऐतिहासिकता क्या विचारण ही नहीं। यही नहीं, तमिलनाडु के लोक जीवन में अनेक प्रथाएं ऐसी हैं जो राजस्थान में भी विद्यमान है और पंजाब में भी। ये अकारण नहीं। वर की बारात चढ़ने के पहले तथा वधू की सप्तपदी होने के पहले एक अनिवार्य रस्म भी होती है, जिसे कहते हैं तेल चढ़ाने की रस्म। तेल चढ़ाने की रस्म, जिसे हमारी स्थानीय बोली में तेल वाण उतारना कहते हैं। इसमें भी मामा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे वर या वधू जो भी उसे गोद में उठाकर विवाह वाले घर के थड़े पर ले जाना होता है, जो माता भैरू पूर्वज आदि पुरखों का स्थान होता है। उनकी साक्षी में सारी रस्में होती हैं। ये सारी रस्में कुटुंब की महिलाएं करती हैं। वर का जब वस्त्र विन्यास होता है तो काकी परकर बांधती है, यानी कमर में फेंटा बांधती है। बहन तलवार थमाती है और माँ का स्तनपान करने की रस्म के बाद ही वर की बारात चढ़ती है। आपने देखा होगा अक्सर, और मैंने भी देखा है दोस्तों। ये सारी रस्में मैंने देखी हैं, बड़ा आनंद आता था। देखिए क्या होता था, बहन तलवार थमाती है जो हाथ में ले करके या बांध करके चलते हैं। कंकण भी बांधा जाता है दूल्हे के, और काकी जो है परकर बांधती है और कमर में फेंटा बांधती है। बहन तलवार थमाती है और माँ जो है अपना स्तनपान कराती है अपने बेटे को।
और उसके रस्म के बाद ही वर की बारात चढ़ती है। इस रस्म के समय महिलाएं जो गीत गाती हैं वो युद्ध में प्रस्थान करने जैसे वीर रस के गीत होते हैं, और उनमें यह वर्णन होता है कि वर की बारात, जिसे स्थानीय बोली में जान कहते हैं, उसका हिंदी समानार्थक शब्द प्रयाण है। मैं वर के साथ साथ कौन कौन से सूरवीर, कुटुंबी और सगे संबंधी प्रयाण कर रहे हैं यानी जा रहे हैं, उन सब का जो है वर्णन होता है लोकगीतों में। ये सब रीति रिवाज इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि विवाह मात्र एक परिवार का उपक्रम नहीं, इस एक सामूहिक उपक्रम होता है। विवाह हो, मौसर हो, पर्व हो, त्योहार हो, इन सब में एक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजता है, ढोल। ढोल बजाने वाला ढोली, मटके देने वाला कुम्हार, पत्तल दोनों, और छौर कर्म के लिए नाई, और तोरण और माणक स्तंभ के लिए सुथार आदि अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। जातियों के बन जाने के बावजूद भी इतर जातियों के बीच विवाह इच्छुक वर-वधू को अपने घर निमंत्रित करके खाना खिलाने और भेंट देने की प्रथा विद्यमान रही है। आरंभ में संपूर्ण अवैदिक अवर्ण समाज में रोटी बेटी का संबंध रहा होगा। कालांतर में ब्राह्मणी प्रचार तंत्र ने उनके बीच भेदभाव और ऊंच नीच के बीज जातियों को निर्माण करने के लिए बोए। इनसे प्रथाएं, परंपराएं प्रभावित हुई किंतु खत्म नहीं हुई। बेटी के संबंध बंद हुए तो रोटी के संबंध चालू रहे, उनमें भी जहर घोला गया। तो ऐसे प्रसंगों में छोटी माने जाने वाली जातियों के घरों में भोजन बनाने के लिए ऊंची माने जाने वाली जाति की स्त्री आने लगी, किंतु ये बंद नहीं हुई। राजस्थान के गांवों में चमारों, गायरियों, मीणों आदि के बीच ये व्यवहार आज भी चलता है। सप्तपदी की रस्म अनार्य परंपरा है जिसे आर्यों ने अपनाया। वेदादि ग्रंथों में इसका कोई प्रमाण नहीं। सप्तपदी का जो 7 फेरे लेने की प्रथा है, विवाह के घर के बरामदे में एक कोने में लकड़ी का माणक स्तंभ गाड़ना तथा वर की अगवानी के लिए लकड़ी का तोरण सामने करना तथा वर का तलवार से तोरण के मोर पर चोट करना आदि किस बात की ओर संकेत करते हैं, इनकी जानकारी करने पर अन्य कई तथ्य सामने आएंगे। इतना तो तय है कि ये आर्य परंपराएं नहीं हैं। शादी का बड़ा मंडप हरे बांस का बनता था। द्वार पर आम या आसापाल के पत्तों की बंधनबार लगाई जाती थी। हमने हमारे बचपन में देखा है कि सप्तपदी मंडप बनाने के लिए 2 नाइयों का उपयोग किया जाता है। नाइयाँ वे पतले और दोहरे हल होते हैं। नाइयाँ वे पतले और दोहरे हल होते हैं जिनसे बीज बोया जाता है। नाइयाँ हलों को आसमान की तरफ रखकर गाड़ी जाती थी और उन पर ज्वार की कड़वी से छाया की जाती थी। किसान के घर में विवाह हो तो इससे बेहतर मंडप और बेहतर प्रतीक और क्या हो सकता है। 2 नाइयाँ गाड़ी जाती थीं जिनसे बीज बोया जाता है और फिर उन पर जो है ज्वार आदि की फूस जो होती थी उसको रखा जाता था। मंडप गाड़ने का यह दायित्व तो उस घर के जमाई को ये कार्य करना होता था। उस घर का जो जमाई होता था ये मंडप गाड़ने का कार्य करता था। रिवाजों की इस बनावट और बुनावट को समझने जानने का प्रयास किया जाए तो इतिहास सामने आता है। यह इतिहास वह स्रोत है जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। विवाह की ये परंपराएं कन्यादान की हाल ही में प्रचलित हुई संकल्पना की कलई खोलकर रख देती। अब कह देते हैं तुरंत जो है कन्यादान, और मंत्र पढ़ देते हैं पंडित जी जा करके, 4 घंटे में विवाह संपन्न हो जाता है। आइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें। और दोस्तों, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो है आपके सामने ऐसे ही ऐतिहासिक और तमाम जो है धार्मिक और ग्रंथों से आपके सामने लाते रहें तमाम ऐसी जानकारी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।